नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में शिव भक्त कांवड़ियों के लिए आयोजित चरण वंदना कार्यक्रम और भजन संध्या में शिरकत की। आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सम्मान स्वरूप कांवड़ियों को गंगा जल, रुद्राक्ष माला, फल आदि भेंट कर उनका स्वागत भी किया। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इनसे भगवान भोलेनाथ की सेवा के बराबर बताया है। हरिद्वार कांवड़ मेले के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को ओम पुल के निकट गंगा घाट पर पहुंचे और जहां पर उन्होंने विभिन्न प्रदेशों से आए शिव भक्त कांवड़ियों का चरण धोकर उनका स्वागत किया और उनकी यात्रा मंगलमय होने की भी कामना की। तो आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शिव भक्तों का स्वागत अभिनंदन करना ऐसा लगता है कि जैसे हम भगवान भोलेनाथ की ही सेवा कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आप सबका आज इस अवसर पर अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप सब बड़ी संख्या में पधारे हैं। और आज के इस अवसर पर मैं अपना भी सौभाग्य मानता हूं कि मुझे आज सभी शिव भक्तों का, सभी शिव भक्त कांवड़ियों का पैर पखार कर उनका आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ। और आप सभी के बीच में आकर सच में अभी हेमंत ब्रिजवासी और उनके पिताजी श्री हुकुम ब्रिजवासी और उनकी पूरी टीम के द्वारा यहाँ पर शानदार भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। सच में वो आनंदित करने वाला है, आनंद देने वाला है। और मैं कोई अतिशयोक्ति की बात न कर रहा हूँ, तो आनंद में ही परमानंद की प्राप्ति होती है। ऐसा परमानंद लेने का काम यहाँ पर हो रहा है और मुझे भी सच में बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे भगवान की शक्ति और जो आध्यात्मिकता है उसमें हम सबको डुबकी लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और यह अवसर भी सच में ये भगवान की बिना कृपा के प्राप्त नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि हम कांवड़ मेले में जाए, कांवड़ लेकर आए, लेकिन अवसर मां गंगा की कृपा से, भगवान महादेव की कृपा से कुछ ही लोगों को प्राप्त हो पाता है, जिन पर मां गंगा की और भगवान शिव की कृपा होती है। भाइयों बहनों, इस अद्भुत आयोजन के लिए मैं हरिद्वार पुलिस सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत साधुवाद देता हूं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद किया। तो आपको बताते चले कि उन्होंने यह योजना देश के कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली भी बताई। वहीं आपको बताते चले कि मंत्री जोशी ने यह भी कहा कि योजना खासतौर पर उन क्षेत्रों में केंद्रित होगी जहां पर कृषि उत्पादकता कम है, फसल सघनता न्यूनतम और कृषि ऋण को वितरण कम हुआ है और जिसमें कि योजना के तहत प्रत्येक राज्य से कम एक जिला शामिल किया जाएगा। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि वर्ष 2025 से 26 तक इस योजना को देश के 100 जिलों में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है और इससे किसानों को बेहतर कृषि संसाधन मिलेंगे और उनकी आय में भी सुधार होगा। मंत्री ने उम्मीद जताई है कि इस पहल से कृषि विकास को नई गति मिलेगी और किसानों का जीवन भी स्तर सुधरेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज जी का व कैबिनेट के सभी मंत्रियों का आभार करता हूँ कि धन धान्य कृषि योजना की स्वीकृति उन्होंने दी है, जिसमें 6 वर्षों में 24,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जो 100 जिलों को कवर करेगी और जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसलोत्तर भंडारण करना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना और दीर्घकालिक अल्पकालिक ऋण की व्यवस्था करना, इन सारी बातों को लेकर ये योजना शुरू हुई है।
अब खबर डोईवाला से है, जहां ब्लॉक में पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है। तो वहीं कल निर्वाचन आयोग डोईवाला ब्लॉक में दूसरे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह बांटेगा। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि चुनाव के सभी प्रत्याशियों ने अपना प्रचार और भी तेज कर दिया है। और इसी कड़ी में डोईवाला ब्लॉक की माजरी ग्रांट से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी सुखविंदर कौर के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने किया। इस अवसर पर प्रत्याशी सुखविंदर सिंह कौर ने तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो वहीं आपको बताते चले, उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय से माजरी ग्रांट जिला पंचायत सीट कांग्रेस के पास ही रही है और आगे भी हम इस सीट पर जीत दर्ज कर विकास कार्यों को गति देंगे। बड़ा स्पष्ट मत है कि स्थानीय निकायों को मजबूत होना चाहिए, समय पर चुनाव होना चाहिए और बीजेपी टालती जा रही है। आज भी कोई बहाने ढूंढे चुनाव टल जाए, लेकिन जनता का मानना है चूंकि यहाँ लोकल ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, बीडीसी पंचायत, यहाँ बैठ कर लोग समस्या का समाधान करते हैं। ये जो पंचायती व्यवस्था कांग्रेस ने दी है, देश की मजबूती दी, आम लोगों की भागीदारी विकास में हो, इसलिए इनका मजबूत होना, स्वयं का होना बहुत जरूरी है। लेकिन बीजेपी हर बात पर टालते जा रही है, प्रशासन बता दें चुनाव न हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझ रहे आज भी रहेगी। हम तो यहाँ के जनता का आभार व्यक्त करते हैं, हमेशा कांग्रेस को मजबूती दी है, हर संकट के समय कांग्रेस का साथ दिया और इसलिए हम लोग जिला पंचायत में जीत रहे और पंचायत में दूसरी जगह भी कांग्रेस का प्रदर्शन रहा। वही उम्मीद आप भी करते रहे, अपनी बात कांग्रेस के पक्ष। हाँ जी, मैं माजरी ग्रांट क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य हूँ, सुखविंदर कौर। बहुत ही बढ़िया समर्थन मिल रहा है हम लोगों को और जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से लोग हमारे साथ जुड़े रहें और भारी मतों से हमें भी। मेरे पति सरदार तेजेंद्र सिंह जी, जो कि माजरी ग्रांट से प्रधान भी रह चुके हैं और जिला पंचायत भी रह चुके हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि सब लोग मिलके हमें समर्थन देंगे और हम भारी मतों से विजयी होंगे। अब खबर रुड़की से है, जहां बोट क्लब पर सर्व समाज सेवा संगठन की तरफ से हरिद्वार से रुड़की आने वाले शिव भक्तों को तमाम प्रसाद का वितरण किया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि प्रसाद में बिस्किट वितरण किए गए, जो कि बोट क्लब से गुजरने वाले हजारों शिव भक्तों ने प्रसाद भी ग्रहण किया। इस मौके पर नगर के कई सम्मानित महिलाएं और पुरुषों ने भाग भी लिया। तो वहीं सर्व समाज सेवा संगठन के अध्यक्ष नीलम चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि हरेला पर्व भी है और इसी के चलते कांवड़ यात्रा अपने पूरे चरम पर है, जिसके चलते आज संगठन की तरफ से शिव भक्तों के लिए कैंप लगाकर फल और पानी जैसी सामग्री उपलब्ध कराने का काम किया गया। इस मौके पर उनके साथ संगठन के कई लोग भी मौजूद रहे। केदारनाथ में मानसून के दौरान हेलीकॉप्टर की सेवा को प्रतिबंध लगा है। आपको बता दें कि इस बीच बद्री केदार मंदिर की समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी कुछ वीआईपी मेहमानों के साथ हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचे और जहां पर जिससे विवाद अब खड़ा हो गया। सवाल यह उठ रहे हैं कि जब हेलीकॉप्टर की सेवा पूरी तरह से प्रतिबंधित है तो क्या नियम केवल आम जनता के लिए लागू है? हाल ही में कई हेली क्रैश की घटनाओं के बाद भी डीजीसीए ने उड़ानों पर रोक लगा दी थी, लेकिन जब बात सत्ताधारियों की आती है तो नियमों की अनदेखी की जाती है। आपको बता दें कि प्रदेश के महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी केदारनाथ धाम की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और संभवतः जरूरी कार्य से वहां गए होंगे। उन्होंने उनके समर्पण और निष्ठा पर सवाल उठाना अनुचित बताया है और इस विवाद से नियमों की पारदर्शिता और समानता पर बहस छिड़ गई है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष वहाँ की संपूर्ण व्यवस्थाओं को, श्री बद्रीनाथ धाम की, श्री केदारनाथ धाम की व्यवस्थाओं को देखने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। और मैं समझता हूँ कि कोई आवश्यक, कोई महत्वपूर्ण कार्य श्री केदारनाथ धाम में रहा होगा, जिसके कारण उन्होंने जो है वहाँ यात्रा की है। अभी इस विषय में विस्तृत जानकारी मुझे नहीं है कि किन परिस्थितियों में अध्यक्ष जी ने हेलीकॉप्टर से वहाँ यात्रा की है, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि कहीं पर भी कोई नियमों के उल्लंघन का कोई विषय उनके मन में नहीं है और किसी भी साधन के दुरुपयोग का विषय भी उनके मन में नहीं है, क्योंकि जो हमारे अध्यक्ष हैं श्री हेमंत द्विवेदी जी, वो पूरे समर्पण के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में, और उन्होंने भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ जी की सेवा का जो व्रत ठाना है, मुझे लगता है कि उनके समर्पण और उनकी निष्ठा के सामने
इस प्रकार का प्रश्न उठाना मुझे लगता है उचित। उत्तराखंड में मानसून की बारिश लगातार जारी है और जिसको लेकर जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में लगातार हो रही है बारिश और जिसके कारण इलाके में लैंडस्लाइड और मैदानी इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बनी हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने गुरुवार को देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर के साथ साथ नैनीताल जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट किया और जिसमें कि मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा कर रहे लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। फिलहाल आपको बता दें कि बारिश के कारण कई सड़क मार्ग पूरे तरीके से बाधित हो गए हैं और जहां आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। हालांकि विभाग यह भी संकेत दे रहा है कि आगामी 2 दिनों तक मौसम कुछ हद तक अनुकूल रह सकता है और जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। बिल्कुल 20 तारीख से देखेंगे आप इवनिंग नाइट से जो है जो एक्टिविटी वो काफी बढ़ने वाली है। जो मानसून सिस्टम है वो शिफ्ट होकर बिल्कुल फुटहिल के अलोंग आ जाएगा, तो उसकी वजह से काफी जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो 21 शाम से लेकर और 22 की शाम तक अगर देखें तो ये 2 दिन जो काफी एक्टिविटी रहने वाली है। और 23-24 में भी थोड़ी कमी तो आएगी, लेकिन फिर मैं कहूंगा उसमें भी अच्छी रहने वाली। तो अगर 20 और 21 के लिए बात करें तो अभी तो ऑरेंज में हमने रखा है कि अगर हैवी से वेरी हैवी रेंज की बात करें तो कुछ जगहों में मिलने वाली, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ने वाला है, जिसमें कि आपका जो है नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर या इसी तरह गढ़वाल में देखेंगे टेरी, पौड़ी, देहरादून और आपका जो है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है, तो उनमें हैवी से वेरी हैवी रेन 20-21 में वो मिलने वाली है। उसके बाद भी जो आगे भी एक्टिविटी है, जो मानसून सिस्टम वो करीब यहीं रहने वाला है, तो भी एक्टिविटी आगे भी 23 तक में भी वो चलने वाली, 24 तक भी है। तो अच्छी एक्टिविटी है, उसके लिए थोड़ा अगर बढ़ाना होगा, रेड में करना है तो 1 आध दिन और मॉनिटर करके हो सकता है उसमें रेड के लिए भी हमको वार्निंग करनी पड़े। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रेलवे प्रशासन अब अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। लंबे समय से उपेक्षित हल्द्वानी और लालकुआं रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की दिशा में तेजी से कार्य शुरू हो गया है। आपको बताते चले कि इसी क्रम में रेलवे क्षेत्र में फैलने वाले अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। तो वहीं हल्द्वानी तहसील में रेलवे, वन विभाग, राजस्व विभाग और नगर निगम के साथ साथ पुलिस की संयुक्त बैठकें भी आयोजित की गई और जिसमें निर्णय लिया गया है कि रेलवे भूमि पर हुए अतिक्रमण की पहचान कर उन्हें हटाया जाएगा। रेलवे विभाग द्वारा उनकी जो भूमि है हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की और लालकुआं रेलवे स्टेशन की, उसकी भूमि में जो अतिक्रमण को चिन्हित करने के संबंध में स्वयं निरीक्षण करते हुए सीमांकन करने का अनुरोध किया गया था, जिसके संबंध में आज अपर जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों में उनकी अध्यक्षता में आज बैठक की गई, जिसमें रेलवे विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग और सब संबंधित विभागों के सभी अधिकारीगण उपस्थित थे, जिसमें उनके द्वारा जो अनुरोध किया गया है उस भूमि को चिन्हित कर लिया गया है। रेलवे विभाग द्वारा उनकी जो भूमि है हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की और लालकुआं रेलवे स्टेशन की, उसकी भूमि में जो अतिक्रमण को चिन्हित करने के संबंध में स्वयं निरीक्षण करते हुए सीमांकन करने का अनुरोध किया गया था, जिसके संबंध में आज अपर जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों में उनकी अध्यक्षता में आज बैठक की गई, जिसमें रेलवे विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग और सब संबंधित विभागों के सभी अधिकारीगण उपस्थित थे, जिसमें उनके द्वारा जो अनुरोध किया गया है उस भूमि को चिन्हित कर लिया गया है रिकॉर्ड में। अब इस तरह निरीक्षण करके उस सीमांकन का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। उत्तरकाशी के युवा लोक कलाकार मुकुल बडूडी ने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण से शिष्टाचार की भेंट की और अपनी विशिष्ट कलाकृति मां गंगा उन्हें भेंट स्वरूप प्रदान किया। आपको बताते चले कि यह भेंट उत्तराखंड के लोक संस्कृति और प्रकृति के प्रति गहरे जुड़ाव के लिए भी प्रतीक रही है। आपको बता दें कि मुलाकात के दौरान मुकुल बडूडी ने राज्य के पारंपरिक और विलुप्त हो रही लोक कलाओं के संरक्षण व संवर्धन को लेकर विचार साझा किए और बताया कि वे कैसे चित्रकला के माध्यम से इन कलाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भूषण से मुकुल की जो कलात्मक अभिव्यक्तियां हैं और लोक संस्कृति के प्रति उनका समर्पण है उसकी सराहना की। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत नई पीढ़ी तक जीवंत रूप में पहुंच सके। उन्होंने लोक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया।
अब खबर रुड़की से है, जहां हरिद्वार से गंगा जल लेकर भारी संख्या में कांवड़िए अब मंगलोर से होकर अपने गंतव्य की तरफ निकल गए हैं। आपको बता दें कि इसी के चलते मंगलोर कोतवाली के बाहर कोतवाल शांति कुमार एसएसआई और सीओ मंगलोर ने जाने वाले कांवड़ियों को फल और शरबत का वितरण किया। तो वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर मंगलोर सीओ विवेक कुमार ने बताया कि श्रावण मास का महीना है और इसमें जितने भी पुण्य के काम किए जाते हैं वह कम होते हैं और इसी के चलते आज मंगलोर कोतवाली की तरफ से सभी शिव भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया, जो कि एक बेहद ही पुण्य का कार्य है। तो आपको बताते चले कि प्रदेश भर में कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है और इस पे आपको बता दें कि आज जो है तमाम प्रसाद का वितरण जो है वो लोगों के द्वारा किया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने जो है वहां पर प्रसाद को भी ग्रहण किया। आपको बता दें कि खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां पर पास मुनि की रेती थाना क्षेत्र के टिहारी में एसएसपी आयुष अग्रवाल ने कांवड़ क्षेत्र का निरीक्षण किया और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को हौसला अफजाई भी की। आपको बता दें कि जानकी सेतु पर लाइसेंस क्लब ऋषिकेश डिवाइन के सहयोग से एसएसपी ने कांवड़ियों का पुष्प वर्षा से स्वागत भी किया और इस दौरान कांवड़ियों को प्रसाद भी वितरित किए गए। वहीं आपको बता दें कि हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों से पूरा परिसर गुंजयमान हो गया। आपको बता दें कि नन्हे कांवड़ियों की मासूमियत एसएसपी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। तो वहीं पुलिस कप्तान ने कांवड़ियों से नीलकंठ और तीर्थ नगरी में मर्यादा बनाए रखने की भी अपील की। उन्होंने साफ किया है कि देवभूमि में कांवड़ियों का सम्मान किया जाएगा, लेकिन हुड़दंग करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो वहीं आपको बता दें कि पंचक समाप्ति के चलते आज शाम नीलकंठ की और कांवड़ियों की संख्या जो है वो तेजी से बढ़ सकती है और जिस कारण सुरक्षा व्यवस्था और भी सख्त कर दी गई है। प्रदेश भर में इस समय कांवड़ यात्रा का दौर चल रहा है, जहां आपको बताते चले कि जहां एक तरफ प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट है, तो वहीं आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से तमाम एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसपे कांवड़ियों को साफ तौर पर कहा गया है कि नियमों का पालन आप भी करें। आपका उत्तराखंड में बेहद स्वागत है, लेकिन नियमों का उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें ये तस्वीरें हम आपको ऋषिकेश की दिखा रहे हैं, जहां पर कांवड़ियों को प्रसाद का वितरण किया गया और जहां पर बढ़ चढ़कर कांवड़ियों के साथ साथ आम लोगों ने भी प्रसाद को ग्रहण किया। तो वहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से इस समय कांवड़ यात्रा का दौर चल रहा है, पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है, जहां सुरक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से चाक चौबंद की गई है। अब खबर रुड़की से है, जहां मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के नारसन के पास देर रात हाईवे पर डीजे बजाकर कंपटीशन करते हुए 3 कांवड़ियों ने हुड़दंग मचाया। तो वहीं आपको बता दें कि गाजियाबाद के कुशल कुमार, हिमांशु और संगम शर्मा के नाम पर ये कांवड़िए तेज आवाज में डीजे बजाते हुए अश्लील इशारे भी कर रहे थे और उनके कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया और जिससे बवाल की स्थिति बन सकती थी। तो वहीं आपको बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जहां स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। पुलिस ने तीनों कांवड़ियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। आपको बताते चले कि पुलिस ने अन्य कांवड़ियों को समझाकर उनके मार्ग की ओर रवाना किया और जहां हरिद्वार से जल लेकर जा रहे कांवड़ियों के बीच डीजे कंपटीशन और हुड़दंग की यह घटना नारसन के पास हुई। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि पुलिस ने गुरुवार को प्रेस नोट भी जारी कर पूरे मामले की जानकारी दी। तो आपको बताते चले कि इस समय कांवड़ यात्रा का दौर जो है पूरे तरीके से चरम पर है और जहां बेहद सुंदर सुंदर तस्वीरें जो कांवड़ यात्राओं की देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर डीजे पर हुड़दंग की तस्वीरें भी सामने आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको रुड़की की दिखा रहे हैं, जहां पर डीजे के बीच जो है कंपटीशन लगाया गया और जहां पर आपको बता दें कि परिस्थितियां इस कदर
जो है पूरे तरीके से विस्तृत हो गई कि जहां पर पुलिस प्रशासन को पहुंचना पड़ा। तो वहीं आपको बताते चले कि इस बीच 3 कांवड़ियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई भी की गई। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि जो तीनों कांवड़िया थे उनको समझाइश दी गई है कि इस तरीके के हुड़दंग भागीदार ना बने और जो भी कानून है उनके तहत रहकर ही अपनी कांवड़ यात्रा को आगे की ओर बढ़ाएं। हरिद्वार में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे की अध्यक्षता में बाल विकास विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई और जिसमें पोषण टैंकर के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विशेष जोर दिया गया है। आपको बता दें कि बैठक के दौरान 40 ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों की भी पहचान की गई है जो कि पोषण टैंकर पर बंद दर्शाए जा रहे थे और जहां पर इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए संबंधित आंगनबाड़ी कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने के भी निर्देश दिए गए। तो वहीं सीडीओ ने सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पोषण टैंकर के में दर्ज की जा रही सूचना की मासिक समीक्षा अनिवार्य रूप से की जाए और संचालन में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लक्ष्यों को भी निर्धारित समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि बैठक में विभागीय समन्वय, निगरानी एवं जवाबदेही को और अधिक सशक्त बनाने पर भी विचार किया गया। अधिकारी हैं जिन्होंने मृतक व्यक्तियों के मास्टर रोल निकाले थे, उसको लेके हम लोगों ने डीडीओ के स्तर पे एक इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की थी, जिसमें इंक्वायरी में वो दोषी पाए गए हैं, इसीलिए तत्काल रूप से उनको निलंबन किया गया। इसके अलावा इसके उपरांत चार्जशीट दायर करते हुए डिसिप्लिनरी इंक्वायरी इसके बाद शुरू की जाएगी। अधिकारी हैं जिन्होंने मृतक व्यक्तियों के मास्टर रोल निकाले थे, उसको लेके हम लोगों ने डीडीओ के स्तर पे एक इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की थी, जिसमें इंक्वायरी में वो दोषी पाए गए हैं, इसीलिए तत्काल रूप से उनको निलंबन किया गया। इसके अलावा इसके उपरांत चार्जशीट दायर करते। तो आपको बता दें कि पोषण ट्रैकर को लेकर तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई है कि जिस तरीके से समय अवधि को डिसाइड किया गया है उसी समय अवधि के बीच में सभी कार्य पूरे होने चाहिए और साथ ही साथ जो भी पोषण ट्रैकर हैं उस पर सीडीओ ने पूरे तरीके से सख्ती दिखाई। तो वहीं आपको बता दें कि पोषण ट्रैकर के प्रभावी जो भी कार्य हैं उसको समय पर समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जो भी अधिकारी इन समयबद्ध तरीके से काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के विद्यालयों में सुबह की प्रार्थना को श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक पढ़ाए जाने का निर्णय लिया है और इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा अब बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि पहले विद्यालयों को मॉरल साइंस पढ़ाया जाता था जो कि आजकल बंद है और जिससे हमें जीवन जीने की सीख मिलती थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो फैसला लिया है वह उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जो भारत की संस्कृति और स्वरूप है यह उससे मेल नहीं खाता है क्योंकि हर धर्म की किताबें हैं, ग्रंथ हैं और उनमें भी सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है। अगर सरकार यह कहती है कि जिस भी धर्म की किताबों में जो अच्छी बातें हैं उन्हें हम सम्मिलित करेंगे तो स्वागत किया जाता है। मैं पढ़ रहा था या ये बच्चे पढ़ रहे होंगे, उसमें मॉरल साइंस एक सब्जेक्ट था जो अभी बंद है। उसमें मॉरल साइंस में हमको किस तरीके से जीवन जीना है, कैसे दूसरों को आदर देना है, क्या हमारा व्यवहार होना चाहिए, सब कुछ सिखाया जाता था। आज गीता को, भगवत गीता को इन्होंने कहा कि लाएंगे, मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, ये भारत की संस्कृति और जो स्वरूप है उसके मेल नहीं खा रहा है। क्योंकि चाहे वो भगवत गीता हो, रामायण हो, कुरान हो, हमारे बौद्ध धर्म की किताबें हों, जैनी की किताबें हों, चाहे वो राजयोग से संबंधित की पुस्तकें हों, उन सब में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो जीवन को अच्छा बनाने के लिए हैं, व्यक्ति को सौम्य बनाने के लिए हैं, सरल और कोमल बनाने के लिए होती हैं, प्रेम के लिए होती हैं। लेकिन सरकार की नीयत मुझे ठीक नहीं लगती। सरकार ये कहती कि जिस भी धार्मिक ग्रंथ में कोई अच्छी बात लिखी है जिससे किसी बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, उसका कैरेक्टर अच्छा हो सके, उसकी पर्सनालिटी बढ़िया हो सके, तो उनको हम सम्मिलित करेंगे तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो अपना एक उनका एजेंडा है लव जिहाद, थूक जिहाद, वो उसी
के ABCD के क्रम में ये मुझे लगता है। वोट के अलावा इस सरकार को कुछ दिखाई नहीं देता। भगवद गीता हमारे लिए बहुत पावस, बहुत ही पाक पुस्तक है। हिंदू धर्म के लोग और यहाँ तक कि जो विभिन्न देशों में अन्य धर्मों को मानने वाले हैं वो भी उसका अध्ययन करते हैं और उसमें जो अच्छी लिखी हुई बात है उनका अनुपालन करते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के दिन भगवद गीता के संग जो अन्य पुस्तकों में भी बेहतर बातें कही गई हैं उनको भी सम्मिलित पाठ्यक्रम में किया जाना चाहिए और मॉरल साइंस को दोबारा से शुरू किया जाना चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।